देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद से ही तनाव जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। 6 और 7 मई को भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया था और इस बौखलाहट में उसने अपना नुकसान किया। हमले की नाकाम कोशिश करता रहा। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा दिया। इसमें भारी नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। हालांकि पाकिस्तान शुरुआत में इस हमले से इनकार कर रहा था, लेकिन सच ज्यादा देर छिपता नहीं है। हमलों के करीब 8 दिन बाद पीएम शहबाज शरीफ ने भी स्वीकार अंततः कर लिया कि भारत ने पाकिस्तान की बुरी तरीके से पिटाई उस दिन की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि 10 मई को भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस सहित अन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। शरीफ ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने उन्हें इस बारे में सूचना दी थी। ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि 9-10 मई की दरमियाने रात 2:30 बजे के आसपास जनरल सैयद नसीम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल किया और बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों में गिरी है। हमारी वायुसेना ने अपने देश को बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्होंने चीनी लड़ाकू विमानों पर आधुनिक गैजेट और तकनीक का भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान शुरुआत में दावा कर रहा था कि भारत के हमले में पाकिस्तान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जीत का जश्न मना रहे थे। हालांकि इस नुकसान की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, तमाम सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आ गईं। पाकिस्तान और सेना के साथ ही पीएम शहबाज भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत के हमले से उन्हें ज़्यादा कोई नुकसान हुआ है। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 10 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की बात शुरू की गई थी। इससे पहले भारत ने एयरबेस को निशाना बनाया था। इस हमले में पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। इस बात को भारत ने उसी दिन कहा था कि नूर खान तबाह होने के कारण पाकिस्तान की शांति की बात अब करने लगा है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी ये बात स्वीकार कर ली है। भारत ने पाकिस्तान को महज कुछ ही घंटों के अंदर घुटनों पर ला दिया। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण दिखने लगे हैं। हालात ये है कि पाकिस्तान युद्ध न करने और शांति की अपील करने लगा। पाकिस्तान की हालत ये हुई कि जो पीएम शहबाज शरीफ कल तक आंख से आंख मिलाने की बात कर रहे थे, वो आज अपनी पिटाई स्वीकार करने लगे हैं। भारत के एयर स्ट्राइक और जवाबी कार्रवाई को पाकिस्तान कभी भुला नहीं पा रहा है और ना पा सकता है। ये कारण है कि पाकिस्तान अब भारत से उलझना ही नहीं चाहता है। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान अपने सबसे ज़्यादा हथियार रखता है और उसके तबाह होने के बाद पाकिस्तानी सेना के कई अहम लड़ाकू विमान उड़ ही नहीं सकते थे। इसी वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर की अपील की और आकर गिड़गिड़ाने लगा। दुनिया ये जान चुकी है कि किस प्रकार से ब्रह्मोस से हमने हमले किए और पूरा पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस से लेकर कुल 11 एयरबेस तबाह हो गए और उसकी पुष्टि खुद शहबाज शरीफ ने कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच में तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वे परमाणु जंग के करीब भी पहुंच गए थे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रंप ने शुक्रवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में ये बात कही और एक बार फिर से अपनी बात से पलटते दिखाई दिए। 3-4 बार पलटी ट्रंप मार चुके हैं। उन्होंने कहा कि हालात बहुत गंभीर हो गए थे। अगला कदम क्या होता आप जानते हैं, एंड वॉर यानी न्यूक्लियर वॉर। विदेश नीति की सफलताओं पर ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान जंग को रोकना उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। अपने आप को श्रेय देते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं मिला। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को जंग रोकने के बदले उनके साथ ट्रेड करने का प्रस्ताव रखा था। अब वे बिजनेस का इस्तेमाल हिसाब चुकता करने और शांति स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के भारत पाकिस्तान सीज फायर पर 5 पुराने स्टेटमेंट दावे क्या हैं, वो भी समझ लीजिए। देखिए, 10 मई को सीज फायर पर ट्रंप का पहला बयान सामने आया, जिसमें ट्रंप ने जंग रोकने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूँ। ये पहला बयान जो 10 तारीख को आया, जिसके बाद सीज फायर हुआ। खैर, दूसरा बयान 11 मई को आता है ट्रंप का। कश्मीर मुद्दे पर हल निकालने की कोशिश करने को लेकर आया ये बयान उनका। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान की मजबूत लीडरशिप पर बहुत गर्व है
उन्होंने ताकत, समझदारी और हिम्मत दिखाकर यह फैसला लिया कि अब मौजूदा तनाव को रोकने का समय है। यह तनाव लाखों लोगों की मौत और तबाही का कारण बन सकता था। उसके बाद में तीसरा बयान 12 मई को आया। पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकने की बात करते हुए कहा कि मैंने परमाणु जंग रोक दी है। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की। एक बात फिर से जब ट्रंप ने यह बात दोहराई, उसके बाद में सुर्खियां काफी ज्यादा इस पर सामने आई। मुझे यकीन है कि यह सीज फायर स्थायी होगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती थी। उसके बाद एक और बयान 13 मई को, चौथे बयान में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया। मेरा सबसे बड़ा जो सपना शांति स्थापित करने का है। मैं विभाजन नहीं, एकता चाहता हूं। इसके बाद में 15 मई को पांचवा बयान आता है। ट्रंप कहते हैं कि मैंने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता नहीं कराई। अपने बयान से पलट गए ट्रंप, लेकिन मैंने मदद की। मध्यस्थता नहीं, मदद की बात यहां पर स्वीकारी। मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच में जो हुआ, मैंने उसे सेटल कराने में मदद की। और अब हर बार की तरह एक बार फिर से ट्रंप ने यूटर्न मारा है। एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर युद्ध जैसे हालात को रोकने में कूटनीतिक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। यही नहीं, ट्रंप ने इसे अपने सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर भी गिनाया। अब उनके बदले सुरों ने उनकी भूमिका पर सवाल या निशान और गहरा दिया है। आपको बता दें, जब सबसे पहला बयान आया जिसमें कहा गया कि मैंने थ्रेट की धमकी दी थी, उसके बाद में भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन किया था और कहा था कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। सीज फायर में, मध्यस्थता में अगर हम समझें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भूमिका नहीं निभाई। भारत ने खंडन किया था। उसके बाद से लगातार बयान का दौर डोनाल्ड ट्रंप से जारी है। इजराइल ने यमन के होदेइदाह और साली पोर्ट पर शुक्रवार को हवाई हमले किए। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने यमन में 2 बंदरगाहों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि ये बंदरगाह हुती आतंकवादी समूह के नियंत्रण में थे। इजरायली सेना ने दावा किया कि होदेदा और साली बंदरगाह का उपयोग हुती द्वारा हथियार ले जाने के लिए किया जाता था। इजरायली हमलों में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को इजरायल द्वारा गाजा पर किए गए हमलों में 108 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार के हवाई हमलों में 27 महिलाएं और 31 बच्चे मारे गए तथा सैकड़ों अन्य घायल हुए। इजरायल ने कहा कि वो गाजा में आतंकवादियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे और पिछले दिनों उसने 150 ठिकानों पर हमले भी किए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले शुक्रवार सुबह कई घंटे तक होते रहे और लोगों को जबालिया शरणार्थी शिविर एवं बेत लाहिया शिविर में भागना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले कुछ दिनों से जारी हमलों में 130 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि हमास को खत्म करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो गाजा में हमले को और बढ़ाएंगे। नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि उनकी सेनाएं कुछ ही दिनों में पूरे बल के साथ, पूरी ताकत के साथ गाजा में प्रवेश करेंगी और मिशन पूरा करेंगी। इसका मतलब है हमास का विनाश। इजरायली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने शुक्रवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इजरायली सेना अपने अभियान को और तेज कर रही है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने अभियान को तब से तेजी दी है जब से हमास ने बंधकों को रिहा करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बंधकों को वापस घर लाना है, हमास को सत्ता से हटाना है। उन्होंने कहा कि इजराइल बातचीत के दौरान हमास पर दबाव बनाना जारी रखेगा। नतीजे मिलने लगे हैं। बता दें कि इजराइल और गाजा के बीच में ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के नेतृत्व में आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके जवाब में इजराइल ने व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी तुरंत, और अब तक कई सालों से ये कार्रवाई जारी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 53,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। उसके बदले इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से लगभग 3,000 की मौत 18 मार्च को युद्ध विराम टूटने के बाद हुई है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाए गए लगभग 250 लोगों में से 58 लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। इनमें से 23 के अब भी जीवित होने का अनुमान है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने उनमें से 3 की स्थिति के बारे में संदेह व्यक्त किया है।
बढ़ेंगे आगे। देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए ट्रंप प्रशासन की उस नीति पर अस्थायी रोक लगा दी है जिसके तहत वेनेजुएला के प्रवासियों को एलियन एनिमीज एक्ट के तहत बिना सुनवाई सीधे देश से निकालने की तैयारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को किसी भी प्रवासी को निर्वासित करने से पहले उसे कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाना जरूरी है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की उस नीति को अनुचित बताया जिसमें 24 घंटे के भीतर किसी को बिना सुनवाई देश के बाहर भेजने की व्यवस्था थी। एलियन एनिमीज एक्ट 1798 में युद्धकाल के दौरान लोग इसे लागू किया गया था। इसके तहत सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी शत्रु देश के नागरिकों को बिना कानूनी प्रक्रिया के देश से बाहर निकाल सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला को अप्रत्यक्ष तौर पर शत्रु राष्ट्र माना और शत्रु राष्ट्र मानते हुए इसका इस्तेमाल करना चाहा। कई वेनेजुएलाई अप्रवासी फिलहाल टेक्सास के हिरासत केंद्रों में बंद हैं। कोर्ट के फैसलों का मतलब यह है कि अब इन लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है और वे कोर्ट में चुनौती इसको लेकर दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला फिफ्थ सर्किट कोर्ट को वापस भेजा है ताकि पूरी सुनवाई हो पाए। बता दें कि अप्रैल से इस कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया था और राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है हम वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें अपराधियों को देश से बाहर निकालने की इजाजत नहीं देगा। अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा की बजाय कोर्ट अप्रवासियों के अधिकारों की बात कर रही है, ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि यह न्याय नहीं है। बता दें कि यह फैसला अभी अस्थायी है। पूरी कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम निर्णय आने में समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल प्रवासियों को संविधान के तहत कानूनी संरक्षण मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ अप्रवासियों के लिए राहत की खबर है बल्कि यह अमेरिका में कानूनी प्रक्रिया और मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बता आपको यह भी दें कि वहीं अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप की सत्ता वापसी के बाद अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाइयां लगातार आपने देखी। मार्च 2025 में ट्रंप प्रशासन ने एलियन एनिमीज एक्ट के तहत कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई के दौरान इस कार्रवाई को करते हुए वेनेजुएला के 137 अप्रवासियों को अल सल्वाडोर निर्वासित कर दिया। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये लोग खतरनाक गिरोह ट्रेन डी अरागुआ से जुड़े हुए हैं, जो वेनेजुएला का एक कुख्यात अपराधी नेटवर्क है। ट्रंप प्रशासन साफ कर चुका है कि वह अवैध प्रवासियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही अपनाएगा और वो अपना रहा है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले महीनों में और निर्वासन हो सकते हैं। कोर्ट और मानवाधिकार संगठनों की नज़र अब इस नीति के संवैधानिक और मानवीय पहलुओं पर टिकी हुई है। ट्रंप के निर्वासन नीति पर सुप्रीम कोर्ट की रोक प्रवासियों को किस प्रकार से अब मौका मिल रहा है वो जरूरी, और ट्रंप ने क्या क्या बयान इन सभी चीजों को लेकर दिया वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अल्बानिया में आयोजित यूरोपीय संघ के यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन के दौरान एक गजब का नज़ारा दिखाई दिया। इस दौरान मेजबान देश अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने घुटनों के बल बैठकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत किया। यह पोस्टर वायरल हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में है और एडी रामा ने एक दिन पहले ही चौथी बार अल्बानिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। इसके बाद उन्होंने मूसलाधार बारिश के बावजूद राजधानी टिराना में यूरोपीय नेताओं की भव्य अगुवानी की। यूरोपीय नेताओं के स्वागत समारोह की शुरुआत एडी रामा ने रेड कारपेट पर नीले रंग का छाता घुमाकर की। इस पर यूरोपीय राजनीतिक समुदाय यानी ईपीसी का लोगो भी लगा हुआ था। एडी रामा इस दौरान नेकटाई और ट्रेडमार्क स्नीकर्स पहनते हुए नजर आए। राजनेताओं के क्रम में जब इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पहुंची तब एडी रामा घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गए। इस पर मेलोनी हंसने लगी और उन्हें उठाने की कोशिश करती वो दिखाई दी। बाद में दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। एडी रामा मेलोनी को अक्सर अपनी इतालवी बहन कहते हैं। बता दें कि ईपीसी सम्मेलन में यूरोपीय संघ के अलावा 20 अन्य देशों के सदस्य शामिल हुए। इनमें अल्बानिया मेज़बान के तौर पर शामिल था।
हालांकि यूरोपीय संघ का वो सदस्य नहीं है। ईपीसी सम्मेलन को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दिमाग की उपज माना जाता है। इस सम्मेलन के दौरान यूक्रेन युद्ध प्रमुख मुद्दा रहा। बैठक में इस्तांबुल में रूस यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा की गई। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध पर भी इसमें बातचीत हुई।